हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पटवारी और लेखपाल वीडियो के अलावा भी बंदरों की सीरीज़ को कंटिन्यू किए हुए थे। लेखपाल और पटवारी की जो सीरीज़ है अभी रिसेंटली हम लोगों ने स्टार्ट करनी है मंडे से, कल से जो कि होनी है। ठीक, तो आज ये लेट नाइट वीडियो हम लोग पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि बंदरों की सीरीज़ में जो है हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर्स नहीं पढ़ रहे हैं, उन आंसर्स पे जो ऑप्शंस हैं उनके सारे एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बंदरों की सीरीज़ में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। 18 जुलाई 2024 को ये पेपर हुआ है। ठीक हो गया, 18 जुलाई 2021 को पेपर हुआ है और ये पेपर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक हो गया, फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो इस पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उसमें हम लोग का ये सेट भी हम लोगों ने इन्वॉल्व किया हुआ है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यांत्रिकी में एक कण का संतुलन उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कण पर शुद्ध बाह्य बल होता है। ठीक हो गया, तो उसने लिखा है अनंत, 1, 6 और 0। ठीक हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ आप नोट्स और पेन लेकर बैठे होंगे और अपने आप को एनालाइज करेंगे। आज के सेट पे हम लोग करेंगे 33 क्वेश्चंस। ठीक, तो आज हम लोग 33 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट 33 और नेक्स्ट फिर 34, 100 क्वेश्चन का लेक्चर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो क्योंकि पेपर थोड़ा सा खिसक गया है तो आप लोग बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतेंगे। उम्मीद करता हूँ आप कंटिन्यू बने रहेंगे साथ में और बढ़िया करके अपनी मेहनत को छोड़ेंगे नहीं। ठीक, तो यांत्रिकी में एक कण का संतुलन उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कण पर शुद्ध बाह्य बल 0 होता है। ठीक हो गया, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल इन मैकेनिक्स रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में आयोजित किया गया था। कहाँ सम्मेलन आयोजित किया गया था? इन 1992 द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन। ठीक हो गया, तो ये जो पृथ्वी सम्मेलन था 1992 में, पृथ्वी का जो शिखर सम्मेलन था वो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। ठीक हो गया, ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में ये आयोजित किया गया था। ठीक हो गया, ये किया गया था क्या? रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। मेरे पिछले लेक्चरों में मैंने रियो डी जेनेरियो के बारे में बताया हुआ है। इसे औपचारिक रूप से पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। ठीक हो गया, इसको UNCED के रूप में जाना जाता है। ठीक हो गया, और UNCED का मतलब है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक हो गया, ये समिट 1992 में हुआ था। ठीक, इसमें 170 170 देशों ने इसमें भाग लिया था। और पृथ्वी का जो शिखर सम्मेलन 2002 में भी ये हुआ था, उसके बाद 2002 में हुआ था, जिसको हम लोग रियो 10 के रूप में जानते हैं। रियो 10 के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो रियो 10 था वो हुआ था कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और 10 साल के बाद ये आयोजित किया गया था फिर से। ठीक हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है। सभी तत्वों में से कार्बन श्रृंखलन की अधिकतम क्षमता प्रदर्शित करता है क्योंकि कार्बन की सहसंयोजकता 4 होती है, CC आबंध सामर्थ्य उच्च होता है, मूल अवस्था में कार्बन परमाणु में एक रिक्त 2p कक्षक होता है, CC आबंध सामर्थ्य बहुत निम्न होता है। ठीक हो गया, निम्न तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, तो क्वेश्चन 3 पूछा हुआ है, अमंग ऑल द एलिमेंट्स कार्बन शोज द मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ कैटेनेशन बिकॉज। ठीक हो गया, कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 लिखा है, CC बॉन्ड स्ट्रेंथ इज हाई लिखा हुआ है, कार्बन एटम इन ग्राउंड स्टेट हैज़ अ वैकेंट 2p ऑर्बिटल लिखा है और CC बॉन्ड स्ट्रेंथ इज वेरी लो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या? बी। CC आबंध सामर्थ्य उच्च होता है या फिर CC बॉन्ड स्ट्रेंथ इज हाई। ठीक हो गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो CC बॉन्ड की ताकत होती है बहुत ज़्यादा होती है। और श्रृंखलन की बात करेंगे, ठीक हो गया, श्रृंखलन की बात करेंगे तो श्रृंखलन एक तत्व की उसी तत्व के अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की क्षमता होती है। ठीक, जिससे लंबी श्रृंखला या छल्ले बनते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, सौर ऊर्जा ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। सोलर एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है, अनवीकरणीय, पारंपरिक, अपारंपरिक और क्षयशील। तो ये अपारंपरिक है, इसको नवीकरणीय कह सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का ये स्रोत है, ठीक हो गया। सौर ऊर्जा जो होती है अपारंपरिक या फिर गैर पारंपरिक ऊर्जा का एक स्रोत होता है, ठीक हो गया, क्योंकि यह नवीकरणीय है। नवीकरणीय का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है, जिन्हें खपत की तुलना में अधिक तेजी से पुनः पूर्ति किया जा सकता है। तो ये क्या है, अनकन्वेंशनल है, ठीक हो गया, अपारंपरिक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा बार बार। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, टिहरी गढ़वाल, थार रेगिस्तान लिखा हुआ है। चिपको आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में भी हुई है, तो आप इसको पढ़ेंगे। चिपको आंदोलन 18वीं शताब्दी में राजस्थान में भी चिपको आंदोलन हुआ था वैसे, ठीक। तो आप चिपको आंदोलन राजस्थान के बारे में पढ़ सकते हैं। पर जो फेमस जो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो टिहरी गढ़वाल से हुई थी, ठीक हुआ, टिहरी गढ़वाल से हुई थी, और इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, ठीक। 1970 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी, और उत्तराखंड के चमोली जिले में, ठीक है। टिहरी गढ़वाल मतलब ये चमोली जिले में, ठीक, चमोली जिले के रेणी गांव से हुआ था, ठीक हो गया। चमोली जिले के रेणी गांव से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक। इसके जो प्रमुख नेता थे वो चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, ठीक हो गया। और 1973 में चिपको आंदोलन ने अपनी गति पकड़ी थी असली, ठीक हो गया। वेयर डिड द चिपको मूवमेंट स्टार्ट लिखा है, तो टिहरी गढ़वाल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं 1965 में प्रमात्र विद्युत गतिकी के क्षेत्र में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक निम्नलिखित में से कौन थे? रिचर्ड फेनमैन, पॉल डेविस, अशोक दास और बेरिल एम डेंट, ठीक हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1965 इन द फील्ड ऑफ क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लिखा हुआ है। रिचर्ड फेनमैन, पॉल डेविस, अशोक दास, बेरिल एम डेंट, ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड फेनमैन, ठीक हो गया। रिचर्ड फेनमैन, इनको विद्युत चुंबकत्व का क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत देने पर इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है? ठीक, ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है। इसमें दाहिने हाथ के नियम में 3 उंगलियां यूज होती है, जिसमें सबसे पहले अंगूठा, ठीक हो गया, और दूसरा है इसका तर्जनी, और तीसरा है इसकी मध्यमा। 3 उंगलियां इसमें प्रयोग की जाती हैं। तो अंगूठा जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष चालक की गति की दिशा, ठीक हो गया, गति की दिशा को ये प्रदर्शित करता है। तर्जनी जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और जो मध्यमा होती है वो प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक हुआ। तो दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी उंगली क्या प्रदर्शित करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, बी। व्हाट डज द इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट इन द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लिखा हुआ है। तो ये डायरेक्शन ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भारत की देसी गाय की नस्ल कौन सी है? साहिवाल जो है वो देसी गाय की नस्ल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेटिव काउ ब्रीड ऑफ इंडिया? साहिवाल इज राइट आंसर। साहिवाल है, साहिवाल उच्च दूध देने की क्षमता रखने वाली एक गाय है, और जिसमें गर्मी सहन करने की क्षमता होती है, और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक हो गया। ये मुख्य रूप से जो साहिवाल जो गाय है मुख्य रूप से पंजाब हो गया, ठीक हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश, और कहाँ, राजस्थान, ठीक हो गया, राजस्थान में पाई जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, लिंडलर के उत्प्रेरक के उपयोग से एल्काइन के एल्कीन में अपचयन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? ठीक, हाइड्रोजन परमाणुओं का विपक्ष जोड़
एक दूसरे से संतुलन में रहने वाले हाइड्रोजन के समकक्ष जोड़ और विपक्ष जोड़ से प्राप्त एक मिश्रण। हाइड्रोजन परमाणु का समकक्ष जोड़ एक दूसरे से संतुलन में न रहने वाले हाइड्रोजन के समकक्ष जोड़ और विपक्ष जोड़ से प्राप्त एक मिश्रण। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन परमाणु का समकक्ष जोड़ जो होता है। लिंडलर के उत्प्रेरक के उपयोग से एल्काइन के एल्कीन में अपचयन के परिणाम स्वरूप जो है वो हाइड्रोजन परमाणुओं का समकक्ष जोड़ होता है। ठीक हो गया, क्या होता है, समकक्ष जोड़ होता है। रिडक्शन ऑफ एल्काइन टू एल्कीन यूजिंग लिंडर्स कैटालिस्ट रिजल्ट इन, ठीक हो गया, तो ये क्रॉस पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक हो गया, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क, इसका राइट आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा देखिए, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, ये असम में स्थित है। ठीक हो गया। और जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक हो गया, चेन्नई क्या तमिलनाडु में स्थित है। ठीक हो गया। और जो सिमलीपाल है, सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। ठीक हो गया। जो बाघ अभ्यारण्य भी है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु जल संधि के अनुसार भारत द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले जल का प्रतिशत कितना है। अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रेटरी द परसेंटेज ऑफ वाटर दैट कैन बी यूज्ड बाय इंडिया इज 20% है, 80% पाकिस्तान इसका यूज़ करेगा और 20% इंडिया यूज़ करेगी। ठीक हुआ। और सिंधु जल संधि जो होती है वो 1960 में हुई थी। ठीक है, 1960 में हुई थी। इसके हिसाब से भारत 20% जल का उपयोग कर सकता है और पाकिस्तान 80% जल का यूज़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, केरल की सुरंगम प्रणाली क्या है। सुरंगम प्रणाली जो होती है वो जल संग्रहण की सदियों पुरानी एक अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। व्हाट इज द सुरंगम सिस्टम ऑफ केरला। ठीक हो गया। एन एज ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग है, तो इसका राइट आंसर ये रहेगा। ठीक हो गया। जल संरक्षण की पुरानी अवधारणा है। सुरसंगम जिसे सुरंगा या थुरंगम भी कहते हैं। ठीक है, जिसे सुरंगा या फिर क्या कहते हैं, थुरंगम। ठीक है, थुरंगम के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो ये प्रणाली है, सुरंगम प्रणाली जो होती है कनात के समान है। कनात जो 700 ईस्वी पूर्व के आसपास में मेसोपोटामिया और बेबीलोन में मौजूद थी। ठीक हो गया। और यह जल संग्रहण की एक अवधारणा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। और 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी स्रोत से श्रृंखला में जुड़े 220 ओम के प्रतिरोधक और 15 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्रतिबाधा क्या है। ठीक हो गया। जो माइक्रोफैरड है, 1 माइक्रोफैरड में 10⁻⁻6 फैरड होते हैं। और जो ये क्वेश्चन है 12th के फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक हो गया, 12th के फिजिक्स में जो यूनिट नंबर 4 होगी उसका ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक हो गया। 1 माइक्रोफैरड में 10⁻⁻6 फैरड होते हैं। और वोल्ट जो होता है विभव, ठीक हो गया, पोटेंशियल का यूनिट होता है। ठीक हो गया। अब इसने प्रतिबाधा पूछा, तो प्रतिबाधा Z = फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, 12th क्लास का एक फॉर्मूला है। Z = R² + XL - XC का होल स्क्वायर होता है। ठीक हो गया। और जहाँ पे XL की बात करेंगे, ठीक हो गया, तो XL जो होता है प्रेरणा प्रतिघात होता है। और XC बात करेंगे तो ये क्या होता है, धारितीय प्रतिघात होता है। और R प्रतिरोध है और Z क्या है, इसकी प्रतिबाधा है। अब यहाँ पे XL की कोई बात ही नहीं करी, तो Z = जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो R² + XC का क्या होना है,
स्क्वायर होना है, ये फॉर्मूला इसका यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला जो होगा एक्स सी इज इक्वल टू 1/2πfc, क्योंकि हमें एक्स सी भी तो नहीं दिया हुआ है, तो हमें 1/2πfc से क्या निकालना पड़ेगा, एक्स सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक हो गया। 2 टू की वैल्यू, पाई की वैल्यू, एफ मतलब फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी हमें 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, और सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, कितना दिया है, प्रतिरोधक कितना माइक्रोफेरेड दिया है, 15, तो 15 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आएगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू एफ का वैल्यू 50 इंटू सी का वैल्यू 15 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी 212.21 ओम आएगी, क्योंकि इस धारितीय प्रतिघात का मात्रक भी ओम होता है, प्रतिरोध का जैसा ही होता है। फिर हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आ जाएगा जो प्रतिरोध की जो वैल्यू है, ठीक हो गया, वो कितना ओम, 200 ओम दिया हुआ है, ये 200 ओम दिया हुआ है, तो 200 का स्क्वायर माइनस कितना करेंगे, एक्स सी मतलब कितना है 212.21 का स्क्वायर करेंगे तो z इट इज़ इक्विवेलेंट टू आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 291.67 ओम आएगा, इसका मात्रक भी ओम होता है, तो 291.67 ओम। अब इसके लिए आपको ये प्रति बाधा का फॉर्मूला याद होना पड़ेगा। व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ अ 200 ओम रजिस्टर एंड 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज विद द 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी सोर्स लिखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो 12th क्लास की फिजिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोरॉन में कितने संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बोरॉन लिखा है। तो जो बोरॉन होता है इसमें 3 वैलेंसी होती है, ठीक हो गया। बोरॉन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ठीक हो गया। तो हम लोग बात करते हैं कितने की, बोरॉन में कितने संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो इसमें 3 संयोजकता वाले, ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बोरॉन, तो 3, ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में टोरोसोली, अच्छा बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग, तो बर्नौली थ्योरम 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक हो गया। हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर ये टॉपिक आता है, तो उसी में एक टोरोसोली का नियम भी है। तो टोरोसोली के नियम के अनुसार निकास छिद्र के ऊपर स्तंभ की ऊंचाई से बहिर्वाह की चाल किस प्रकार संबंधित है। देखिए मैंने बताया आपको कि 11th क्लास की फिजिक्स का ये टॉपिक है, ठीक। अब ये कहता है कि ऊंचाई की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऊंचाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ऊंचाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती और ऊंचाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। अकॉर्डिंग टू टोरोसोलीज लॉ, हाउ इज द स्पीड ऑफ आउटफ्लो रिलेटेड टू द हाइट ऑफ द कॉलम अबव द आउटलेट, ठीक हो गया। तो उसने ऑप्शन गिवन दिए हुए हैं, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2gh इसका फॉर्मूला होता है, ठीक हो गया। तो कहता है कि बहिर्वाह की चाल, ऊंचाई से बहिर्वाह की चाल किस प्रकार संबंधित हो, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2gh होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। v जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा h, जब मैं 2g को कांस्टेंट लूंगा, जहां पे g जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रंगहीन लवक विभिन्न रूप और आकार के होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलरलेस प्लास्टिड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस लिखा हुआ है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन से रंगहीन लवक विभिन्न रूप और आकार के होते हैं। आपको बार बार एक क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक हो गया। तो जो रंगहीन लवक विभिन्न रूप और आकार के जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं अवर्णी लवक होते हैं। कौन होते हैं, अवर्णी लवक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या, बी, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किसी समय अस्तित्व में रहे जंगल को बहाल करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अ फॉरेस्ट दैट वंस एक्सीडेड इज कॉल्ड, ठीक हो गया। क्या कहते हैं इसको,
पुनर्वनरोपण, समुपयोजन, निर्वनीकरण और या वन रोपण। ठीक हो गया। देखिए जो पुनर्वन रोपण है, ठीक हो गया, पुनर्वन रोपण जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के तहत, ठीक हो गया, किसी समय अस्तित्व में रहे जंगल को बहाल करने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के तहत पुनः जंगल को बहाल किया जाता है, उसको पुनर्वन रोपण कहते हैं। ठीक हो गया। इसमें पुनर्वन रोपण का मतलब होता है किसी ऐसे क्षेत्र में पुनः वृक्ष लगाने की प्रक्रिया जहाँ पहले से ही जंगल था, इसको पुनर्वन रोपण कहते हैं। ठीक हो गया। समुपयोजन जो होता है, इसको स्थायी उपयोग की बात करते हैं। इसका मतलब होता है कि संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक हो गया। और निर्वनीकरण का मतलब होता है वनों की कटाई। ठीक, वनीकरण का मतलब होता है क्या, वनों की कटाई। ठीक हो गया। अन्य भूमि उपयोगों के लिए वन का सफाया करना या वन को काटना। ठीक हो गया। और वन रोपण का मतलब होता है किसी ऐसे क्षेत्र में पेड़ लगाने की प्रक्रिया जहाँ पहले कोई जंगल नहीं था, इसको वन रोपण कहते हैं। ठीक हो गया। तो किसी समय अस्तित्व में रहे जंगल को बहाल करने की प्रक्रिया को पुनर्वन रोपण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ में कौन सा जल संचयन बांध स्थित है? विच वाटर स्टोरेज डैम इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़? ठीक हो गया। कोटा बांध, कोटा बांध की बात करते हैं तो जो कोटा बांध है राजस्थान में चंबल नदी पर होता है। ठीक हो गया, राजस्थान में चंबल नदी पर है। ठीक हो गया। और जवाहर सागर जो बांध है, ठीक हो गया, जवाहर सागर बांध भी ये राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। और हसदेव बांगो बांध, ठीक हो गया, जो हसदेव बांगो बांध है, यही बांध छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी पर स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी पर ये स्थित है। और जो काली सिंध बांध है, ये भी काली सिंध नदी पर स्थित है, जो राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। ठीक हो गया। यह जो काली सिंध बांध है राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अपनी सेवा देता है, वहाँ पे सिंचाई और अन्य चीज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है, जल संरक्षण के लक्ष्य के साथ कौन सा राज्य जलाभिषेकम अभियान आयोजित करता है? ठीक हो गया। तो ये जो 19 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, जल संरक्षण के लक्ष्य के साथ कौन सा राज्य जलाभिषेकम अभियान करता है? विच स्टेट ऑर्गेनाइजेज जलाभिषेकम कैंपेन विद द एम ऑफ वाटर कंजर्वेशन? तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस दोष को ऊष्मागतिक दोष के रूप में जाना जाता है? ऊष्मागतिक दोष के रूप में जाना जाने वाला जो दोष होता है, वो दोष है कौन सा? स्काइक्योमेट्री दोष। ठीक हो गया। इसको रस समीकरण मितीय कहते हैं। ठीक हो गया, रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं इसको। ठीक हो गया, ये स्काइक्योमेट्री दोष होता है। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट? तो ये दोष जो होता है वो कौन सा होता है? स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, वह बिंदु क्या कहलाता है जिस पर एक आदर्श लीवर नगण्य द्रव्यमान की एक हल्की छड़ अपनी लंबाई के बराबर किलकित पिवट होता है? ठीक हो गया, इसको हम लोग आलम्ब के नाम से जानते हैं। ठीक हो गया, या इसको आलम्ब के नाम से जानते हैं, या इसको या तो फिर आलम्ब कहेंगे या फिर इसको फुलक्रम कहेंगे। इसका मतलब है टेक या आधार होना। ठीक हो गया। What is the point called at which an ideal lever, a light rod of negligible mass, pivots equally along its length? ठीक हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फुलक्रम। ठीक हो गया, या आलम्ब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से विषमपोषी का उदाहरण कौन सा नहीं है? ठीक हो गया, निम्नलिखित में से विषमपोषी का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक जो होते हैं, ठीक हो गया, प्रोडक्टिव जो होते हैं, ये विषमपोषी का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रॉफिक लिखा है, तो प्रोडक्टिव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है नीचे दिए गए अम्लों में से?
विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड लिखा हुआ है, H3ASO4, H3ASO3, H3PO3 और CS3COOH। ठीक हो गया। तो जो H3PO3 है, ठीक हो गया, 23 में जो है जो H3PO3 है, H3 जो PO3 है इसको फॉस्फोरस एसिड कहा जाता है। ठीक हो गया। H3PO3 को फॉस्फोरस एसिड या फिर क्या, ये क्या होता है, ये होता है द्विप्रोटिक अम्ल होता है, द्विप्रोटिक अम्ल कहते हैं इसको, फास्फोरस अम्ल के भी कहते हैं इसको। और जो यहाँ पे दिया गया है कौन सा, CH3COOH है, इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। ठीक हो गया। ये मोनोप्रोटिक एसिड होता है। और जो इसमें दिया H3ASO3 इसको ऑर्सेनल एसिड कहते हैं। ठीक हो गया। इसको ऑर्सेनल एसिड कहते हैं। ठीक हो गया। जो H3AS4 है इसको ऑर्सेनिक कहते हैं। ठीक हो गया, ऑर्सेनिक एसिड कहते हैं। ठीक हो गया। CH3COOH जो है इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। और H3PO3 को हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोरस एसिड कहते हैं। तो निम्नलिखित में सबसे कौन सा प्रबल अम्ल निम्न में से दिया गया है, तो CH3COOH है। ठीक हो गया, सबसे प्रबल अम्ल एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, वन्यजीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत किसका नाम दिया गया है। ठीक हो गया। ये 2000 ये जो हमारा पेपर है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये पेपर जो होता है वो 18 जुलाई 2021 को हुआ पेपर है। ठीक हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा है, वन्यजीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत किसका नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है 24 का इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर सलीम अली है। ठीक हो गया, सलीम अली। देखिए, वन्यजीव संरक्षण के राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत किसका नाम दिया गया, सलीम अली का नाम दिया गया था। ठीक हो गया। सलीम अली एक भारतीय पक्षी विज्ञानी व प्रकृतिवादी हैं और इनको भारत का पहला पक्षी मानव के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जाधव पायेंग जो हैं ये असम के एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और वन कर्मी भी हैं, जिन्हें ब्रह्मपुत्र नदी के रेतीले तट पर वन बनाने और उनके कार्यों के लिए भारत के वन पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो जाधव जो पायेंग है ये भारत के क्या हैं, वन पुरुष हैं, भारत के वन पुरुष हैं। और सलीम अली जो हैं भारत का पक्षी मानव। ठीक। और राजेंद्र सिंह जो हैं वो राजस्थान के एक भारतीय जल संरक्षकवादी और पर्यावरणविद हैं, जिन्हें भारत के जल पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है, भारत के जल पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। और जो अमृता देवी जी हैं उन्होंने 18वीं शताब्दी में पेड़ों की रक्षा करते हुए बलिदान के लिए जानी जाती हैं और जिन्होंने चिपको आंदोलन को भी प्रेरित किया था, ये अमृता देवी जी थे ऐसे। ठीक हो गया। whose name is given under नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो सलीम अली राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस संयुक्त रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और किसके द्वारा शासित है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अंतर्गत होता है। ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर है क्या, खाद्य और कृषि संगठन। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस संयुक्त रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य और कृषि संगठन द्वारा शासित है। द कोडेक्स एलिमेंटेरियस इज जॉइंटली गवर्न्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, FAO से इसको क्या किया जाता है, शासित है। ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने के लिए 1997 में निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टेरिटरीज वाज अडॉप्टेड इन 1997 टू मिटिगेट द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक हो गया। जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने के लिए 1997 मतलब 11 दिसंबर, इसको भी याद रखेंगे आप, 11 दिसंबर 1997 को, ठीक हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल संधि अपनाई गई थी।
और क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो जापान में इसको अपनाया गया था और इसको 16 फरवरी, ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल को 16 फरवरी 2005 को लागू कर दिया गया था, ठीक हो गया, लागू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, दूरदृष्टि दोष वाला एक व्यक्ति पठन सामग्री को आराम से पढ़ने के लिए आंखों से कितनी दूर रख सकता है? बिल्कुल हमें पता है 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखना पड़ेगा। हाउ फार कैन अ फार साइडेडनेस पर्सन कीप रीडिंग मटीरियल फ्रॉम द आइज टू रीड कंफर्टेबली? तो मोर देन 25 सेंटीमीटर है। दूरदृष्टि दोष तब होता है जब प्रकाश की किरणें रेटिना पर केंद्रित हो, रेटिना पर केंद्रित करने के बजाय रेटिना के पीछे केंद्रित होती है प्रकाश की किरणें, ठीक हो गया, जिससे पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये दूरदृष्टि दोष है, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसका क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, कार्बन चक्र में जीवाणुओं की क्या भूमिका होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल? नाइट्रोजन यौगिक का समावेश, कार्बनिक यौगिकों का भंजन और रसो संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण, ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर है कार्बनिक यौगिकों का भंजन, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, एल्डिहाइड और कीटोन से जुड़कर हाइड्रोजन साइनाइड संगत बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन साइनाइड कॉम्बाइंस विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग, ठीक, तो ये बनाता है साइनाइड ऑक्सिम, उपरोक्त में से कोई नहीं, और साइनोहाइड्रिन लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन से जुड़कर हाइड्रोजन साइनाइड के संगत साइनोहाइड्रिन बनाएगा, ठीक हो गया। तो साइनोहाइड्रिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30 है, वायु जीव क्या है? व्हाट आर द एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक हो गया। ऑक्सीजन युक्त वातावरण में जीवित रहने और विकसित होने वाले जीव, नाइट्रोजन युक्त वातावरण में जीवित रहने वाले और विकसित होने वाले जीव, ऑक्सीजन रहित वातावरण में जीवित रहने वाले और विकसित होने वाले जीव, और फास्फोरिक वातावरण में जीवित रहने और विकसित होने वाले जीव। तो 30 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 30 इसका राइट आंसर है वायुजीवी कहा हुआ है, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स कहा हुआ है, तो ऑक्सीजन युक्त वातावरण में जीवित रहने वाले और विकसित होने वाले जीव होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 है, एक रेफ्रिजरेटर में गैस के विस्तार के कारण शीतलन क्यों होता है? क्योंकि 31 इसका राइट आंसर है, गैस द्वारा किया गया कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, ऊष्मा अधिक स्थान में फैली होती है, जैसे जैसे गैस द्वारा कार्य किया जाता है गैस की ऊष्मा समाप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है, ठीक हो गया। इन अ रेफ्रिजरेटर कूलिंग अकर्स ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ गैस बिकॉज ये होगा एज वर्क इज डन बाय द गैस हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द गैस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, पृथक गूंज सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत के से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? टू हेयर डिस्टिंक्ट इकोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड शुड बी। ये क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया हुआ है कि इसके लिए जो दूरी है वो 17.2 मीटर की दूरी चाहिए होती है, 17.2 मीटर के डिस्टेंस। तो आज के प्रैक्टिस सेट के सीरीज फर्स्ट का जो लेक्चर है उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति घोंसले बनाने के लिए उड़ीसा के गहीरमाथा समुद्र तट पर प्रतिवर्ष आती है? ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कम्स टू गहीरमाथा बीच इन उड़ीसा एवरी ईयर टू बिल्ड नेस्ट्स? ठीक हो गया। तो अपने घोंसले बनाने के लिए, ठीक हो गया, अपने घोंसले बनाने के लिए उड़ीसा के गहीरथामा समुद्र तट पर प्रतिवर्ष जो आती है वो कौन सी प्रजाति है? ठीक हो गया, वो ये ओलिव रिडली है। ओलिव रिडली एक कछुए की प्रजाति है, ठीक हो गया। इसको ओलिव रिडली कछुए की एक प्रजाति है जो गहीरमाथा समुद्र तट पर प्रतिवर्ष अपने घोंसले बनाने के लिए या प्रजनन के लिए ये आते हैं, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप ऑनलाइन प्रयास के साथ बने रहिए, आगे को भी आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहेंगे और जब तक हमारा पेपर होगा तब तक हम लोग पूरा, ठीक हो गया,
पूरे का पूरा हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए, अपने टारगेट के लिए हम लोग तब तक प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो ऑनलाइन प्रयास के साथ आप बने रहिए। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑनलाइन प्रयास के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।